हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव पिक्सल। मेरा नाम है श्री सूर्यवंशी और आज हम आपके लिए एक ऐसी क्लास लेके आए हैं या फिर एक ऐसा ट्यूटोरियल लेके आए हैं जिसके अंदर हम एनिमेशन से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे, है ना? हम इसमें ये सीखेंगे कि बहुत सारी एनिमेशंस ऐसी होती है जो मेनली आप नॉर्मली तो लगा पाते हो। जैसे आपने सीएसएस में देखी होगी कि नॉर्मली एनिमेशंस आप लगा पाते हो, जिसमें आप की फ्रेम्स यूज़ कर लेते हो या फिर उस एनिमेशन का नाम यूज़ कर लेते हो या छोटी-मोटी जो एनिमेशंस होती है वो आप यूज़ कर लेते हो। और जेक्यूरी में भी आपने देखी होगी कि आप ऑन क्लिक वगैरह एनिमेशन यूज़ कर सकते हो। आज हम ये देखेंगे कि हम 3 टाइप के एनिमेशंस देखेंगे जो इनसे डिफरेंट होती है। वो भी लाइब्रेरी है एक, ठीक है? बट वो डिफरेंट होती है। उनमें से 2 एनिमेशंस तो ऐसी होती है उनमें आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक सीडीएन लिंक करवानी होती है। एक प्रॉपर्टी सीडीएन जो होती है वो लिंक करानी होती है। देन आपको बस एक कमेंटेड कोड होता है वो लगाना होता है, बस। क्लासेस में या फिर एक कुछ कोड्स होते हैं वो लगाने होते हैं, देन आपका सारा काम हो जाता है एंड देन वो एनिमेशन वैसे ही वर्क करती है, ठीक है? तो आज की इस क्लास में हम पहले तो उनका डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। 3 ये जो एनिमेशंस होती है, 3 एनिमेशंस, ये क्या-क्या हैं, क्या-क्या इनके नाम है, कहाँ-कहाँ यूजेस आते हैं, कैसे यूज़ होते हैं मेनली, वो सारी हम चीज़ें देखेंगे, ठीक है? अब जो एनिमेशंस रहती है वो 3 टाइप की है मेनली। सबसे पहले है एओएस, फिर है वाव एंड थर्ड वन है जीसैप, ठीक है? अब मार्केट में मेनली इन 3 एनिमेशंस का बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल इसलिए क्योंकि क्या होता है आजकल कोई भी डेवलपर या कोई भी डिज़ाइनर या फिर आप कोई भी क्लाइंट को ले लो, वो ये नहीं चाहेगा कि है ना उसकी जो वेबसाइट है वो बहुत नॉर्मल सी दिखे। सब चाहेंगे कि उसमें ना कुछ एनिमेट होता हुआ दिखे या उसमें कुछ अच्छी चीज़ें दिखें, ठीक है? तो इसलिए जो इसके यूज़र्स हैं, जो इसके डेवलपर हैं जिनने ये बनाई है, मतलब यूज़र्स तो हम हुए और जो डेवलपर्स हैं जिनने बनाई है, वो हमारे लिए यूज़फुल हो गई। वो ऐसे यूज़फुल हो गई कि हम इसको जब यूज़ करते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है और इस लिंक टाइप में ऐसे मतलब एक अच्छा-सा लगता है कि हाँ, कुछ है वेबसाइट में, कुछ मूवमेंट हो रहे हैं चीज़ों के, ठीक है? उससे इतना ख़ास नहीं पड़ता असर कुछ वेबसाइट में, बट क्या है एक यूआई में एक अट्रैक्टिवनेस आती है और वो अट्रैक्टिवनेस ऐसी हो जाती है कि आपको ना अच्छे से अंदर से अच्छा लगता है। आपको भी लगेगा और क्लाइंट को भी लगता है, ठीक है? तो मेनली ये 3 एनिमेशंस होती है जिन पे हम काम करेंगे, ठीक है? अब इन 3 एनिमेशंस में क्या होता है मेनली एक सीडीएन यूज़ होती है, ठीक है? अब सीडीएन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सीडीएन क्या होता है मान के चलिए आप नॉर्मली मोबाइल यूज़ करते हैं, सब मोबाइल यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? अब मान के चलिए आपको जब ब्लूटूथ से कोई डिवाइस को कनेक्ट करना होता है, जैसे हेडफ़ोन हो गए या फिर आपका म्यूज़िक सिस्टम हो गया या फिर ब्लूटूथ टू ब्लूटूथ पेयरिंग करनी होती है या कार में हम जब जा रहे हैं तो हमारे को एक ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करना होता है, ठीक है? तो मेनली क्या करते हैं अपना ब्लूटूथ ऑन करते हैं, देन सेकंड जो जिस डिवाइस से हमारे को कनेक्ट करना है उसका ब्लूटूथ ऑन करते हैं, देन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, देन एक मैसेज आता है कि आपको पेयर करना है, देन वो डिवाइस पेयर हो जाते हैं मतलब साथ में जॉइन हो जाते हैं। तो सीडीएन क्या होता है, सीडीएन भी एक लिंक होता है पेयरिंग का, कोड और वेबसाइट के अंदर। अब देखो पेयरिंग लिंक कैसे काम करता है। अब आप ये पूछोगे कि यहाँ तो हमारे पास दोनों डिवाइसेस अवेलेबल थे और वहाँ तो हमारे पास एक लिंक अवेलेबल है, उस लिंक से हम यहाँ पे कैसे गेट करेंगे? तो देखो क्या होता है, कुछ यूजर्स जो इनके बनाने वाले डेवलपर्स होते हैं या जिसने ये सीडीएन्स बनाई होती है, उनने क्या अपनी सारा जो कोड होता है ना, जितना भी कोड होता है, जितनी भी राम कथा होती है, जो भी उसमें लिखा हुआ होता है, सारा बड़ा सारा कोड, वो कोड एक सीडीएन में डाल देते हैं और उसको एक क्लाउड पे डाल देते हैं, ठीक है? उस क्लाउड पे डाल दिया। अब जैसे ही हमने उस क्लाउड को एक लिंक में कन्वर्ट कर देते हैं वो, जो उसपे क्लाउड पे डेटा है उसका, कोड का, उसको एक लिंक में कन्वर्ट कर देते हैं। देन उस लिंक को यहाँ पे यूज़फुली जाके अपनी वेबसाइट्स पे या जहाँ से भी हम ले सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। तो मेनली क्या होता है, हम है ना उस सीडीएन के थ्रू उस डाटा को कनेक्ट करते हैं, ठीक है? जैसे आपने जेक्वेरी पढ़ी होगी, तो वो जेक्वेरी की जो सीडीएन होती है, वो मेनली वैसे ही काम करती है जो मैंने आपको बताया। तो सीडीएन में मेनली यही होता है कि सीडीएन क्या होती है, कनेक्टिविटी ये होती है, जो ऊपर हमारा जो भी यूज़र का सर्वर है, उस पे एक कोड पड़ा है। उस कोड को एक्सेस करने के लिए हमारे को सीडीएन का यूज़ करना पड़ता है और एक्सेस कहाँ में किस में करेंगे, हमारे वेब पेज पे करेंगे। तो वेब पेज में हमारे को कोई भी एनिमेशन और कोड एक्सेस करना है जिस यूज़र ने बना रखा है, उसके लिए एक सीडीएन बनाता है। उस सीडीएन को हमारे को वेब पेज में डालना पड़ता है। देन जैसे आपने देखा होगा, हमने अब कभी आप नॉर्मली अगर एचटीएमएल से वर्क कर रहा हो तो आइकन्स के लिए हम मेनली यूज़ करते हैं। बूटस्ट्रैप की हो गई, फ़ॉन्ट ऑसम की हो गई, आइकनिफाई की, इनकी भी सीडीएन बनी हुई होती है। उनमें भी ये होता है सेम, आपको सीडीएन लिंक करानी होती है। देन जैसे आप आइकन को डालते हो तो आइकन वहाँ पे प्रेज़ेंट हो जाता है, ठीक है? ऐसे आइकन्स की हो गई, ऐसे सेम आपकी गूगल फ़ॉन्ट में हो गई, है ना? तो बहुत सारी सीडीएन्स होती है, ठीक है? तो सीडीएन्स में यही होता है मेनली कोड बना रखा होता है, अगले डेवलपर ने, अगले क्रिएटर ने उसका कोड बना रखा होता है। उस कोड को हमारे को
एक्सेस करना पड़ता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। तो सीडीएन आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि सीडीएन क्या होता है, किस लिए यूज़ आता है, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब हम जो एनिमेशंस देखेंगे ना, वो हम 3 टाइप के देखेंगे, ये हमने क्लास में देख लिया था स्टार्टिंग में, 3 टाइप के एनिमेशन देखेंगे, जिसमें एओएस आ गया, वाव आ गया और जीसैप आ गया, ठीक है? अब देखो एओएस क्या होती है, एओएस क्या एक स्क्रोल लाइब्रेरी है ना? एनिमेशन लाइब्रेरी तो है, पर स्क्रोल लाइब्रेरी है। स्क्रोल लाइब्रेरी मतलब वो ऑन स्क्रोल वर्क करती है, ठीक है? जैसे आप स्क्रोल करते जाओगे वैसे-वैसे एनिमेशन वर्क करती जाएगी, जैसे आपने स्क्रोल अप करा वैसे एनिमेशन अप करती जाएगी। जैसे वापस स्क्रोल बैक करा तो वापस से वो एनिमेशन वर्क करेगी। ऐसा नहीं है कि एनिमेशन एक ही टाइम पे वर्क करके रुक रही है, नहीं, वर्क करती जाएगी, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई एओएस में। अब वाओ में क्या होता है, वाओ बेसिकली वाओ ऐसी होती है कि ऑन रिलोड पे काम करती है, ठीक है? आपने जैसे रिलोड करा तो वो एनिमेशन वर्क करेगी और जैसे-जैसे आप पेज को स्क्रॉल करते जाओगे वैसे-वैसे वहाँ पे वो एनिमेशन वर्क करती दिखेगी। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, वो एनिमेशन में आ जाएगा पॉज़। अब आप वापस स्क्रॉल बैक करोगे ना तो एनिमेशन वर्क करती हुई आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी, ठीक है? तो एओएस और वाओ में यही चीज़ मेनली एक डिफरेंस आता है। दोनों एनिमेशन लाइब्रेरी है, बस डिफरेंस यही है कि ऐसे-ऐसे वर्क करती है, ठीक है? तो मैंने आपको ये बता ही दिया कि हम एनिमेशंस कौन-सी देखेंगे, ठीक है? अब देखो आपको मैं जीसैप का भी एक डिफाइन कर दूँ, जीसैप में होता क्या है? देखो, एओएस और वाओ का मैंने आपको बता दिया। अब जीसैप में क्या होता है, जीसैप एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है एनिमेशन की, जिसके अंदर आपको कोड खुद से लिखना पड़ता है, ठीक है? अब एओएस और वाव में तो क्या होता है, एओएस और वाव में ना आपको कुछ क्लासेस होती है या कुछ एक अलग से वेरिएबल बना रखे होते हैं क्रिएटर ने। उस वेरिएबल्स को आपको अपने एचटीएमएल में कॉल कराना होता है, बस कॉपी पेस्ट करना होता है सिंपली, तो एनिमेशन वर्क करने लग जाती है। जीसैप में क्या होता है, जीसैप में आपको खुद से एनिमेशन लिखनी पड़ती है। वहाँ पे आपको खुद से क्लास सेलेक्टर्स भी लेने पड़ते हैं, मतलब सेलेक्टर्स लेने पड़ते हैं, क्लास हो गया, आईडी सेलेक्टर हो गया, टैग नेम सेलेक्टर हो गया, ये सारे सेलेक्टर खुद से लेने पड़ते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ वहाँ पे जो काम होता है ना, वो ऐसा होता है कि आप उसको ऑन रिलोड पे भी करा सकते हो, ऑन स्क्रॉल पे भी करवा सकते हो और इनफाइनाइट भी चला सकते हो। अलग-अलग चीज़ें होती है क्योंकि हम वो खुद से बना रहे हैं। तो जीसैप, एओएस और वाव में ये चीज़ें आपको समझ आएगी कि कौन-सा किस लिए यूज़ होता है, कौन-सा किस लिए यूज़ होता होगा। अब आगे बोर नहीं होते हैं, हम आगे क्लास शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कि इनके डॉक्यूमेंटेशन क्या है तीनों के, क्या-क्या वेबसाइट पे क्या-क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है, वो सारी चीज़ देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गूगल क्रोम पे आना। गूगल क्रोम पे आने के बाद आपको लिखना है एओएस लाइब्रेरी। फर्स्ट सर्च आपका सबसे पहले आ जाएगा गिटहब। अब देखो क्या होता है गिटहब पे, एक तो ये आ गई सबसे पहली वेबसाइट आ गई जिस यूजर ने एओएस को बनाया, उस यूजर का नाम आ रहा है उसके डोमेन नेम में, सर्वर नेम में, देन गिटहब आ रहा है, ठीक है? तो हम इस पे क्लिक करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे एक पेज खुला होगा एओएस का, जिसके अंदर आपको बता रहा होगा एनिमेट ऑन स्क्रोल लाइब्रेरी, और यहाँ पे जब आप स्क्रॉल डाउन करते जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको एनिमेशन वर्क करती दिख रही होगी कुछ पर्टिकुलर बॉक्स पे, ये देखो। अब आप इसमें पूछोगे ये डेटा एओएस क्या है? तो देखो डेटा ओएस क्या है? डेटा ओएस ये है कि अगले यूज जिस जो क्रिएटर है इस कोड का, जिसने ये लाइब्रेरी बनाई है, जो क्रिएटर है, उसने क्या है अपने वेरिएबल बनाए डेटा ओएस करके। उसने एक डेटा वेरिएबल खुद के बनाए हैं। इन डेटा वेरिएबल से क्या होता है, वो कोड गेट होता है। आपने सीडीएन तो लगा दी, मान के चलो आपने 2 फ़ोन्स को कनेक्ट करा है, ठीक है? एक फ़ोन को आपने कनेक्ट करा है दूसरे फ़ोन से डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर कोई भी फ़ाइल शेयर करने के लिए। अब आपने कनेक्ट तो कर दिया, बट आप जब तक उसको रिस्पॉन्ड करके या बताओगे नहीं कि हाँ, ये फ़ाइल शेयर करनी है, तो तब तक वो नहीं करेगा। तो ऐसे ही हमने अगर वेब पेज में सीडीएन लगा दी, तो हमारे को उसको ये भी तो बताना पड़ेगा कि सीडीएन से तेरे को ये कोड गेट करना है। तो उस कोड को गेट करने के लिए हमारे को ये वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ते हैं इसके अंदर। जैसे डेटा एओएस फेड अप हो गया, डेटा एओएस फेड डाउन हो गया, फेड राइट, फेड लेफ्ट और भी फेड अप राइट, तो बहुत सारे इसमें मिल जाएँगे, ठीक है? तो एओएस में क्या है मेनली इतना कुछ हार्ड नहीं पड़ता आपको, कुछ भी बस आपको क्या है कुछ सीडीएन्स लिंक करानी पड़ती है और एक छोटा फंक्शन होता है वो लिंक कराना होता है। देन ये जो वेबसाइट्स पे आ रखे हैं इनको कॉपी करो एलिमेंट्स को और अपने एचटीएमएल एलिमेंट्स के अंदर टैग्स के अंदर डाल दो एंड देन एनिमेशन वर्क करने लग जाएगी। अब ध्यान से देखोगे जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा ना तो देखो ये एनिमेशन वर्क कर रही है, ठीक है? और मैं जैसे यहीं से स्क्रॉल अप करूंगा तो देखो ये एनिमेशन फिर वर्क कर रही है, इसको रिमूव कर दी, देखो जैसे इसको स्लाइड पेड डाउन को ऊपर ले गई, पेड अप को नीचे ले गई, ठीक है? देखना साइड हो जाए, अभी वर्क कर रही। मैं जैसे वापस जाऊंगा इसको लेफ्ट को इधर ले गई, राइट को इस तरह से ले गई, मतलब स्वाइपिंग कर रही है, मतलब लेके आ भी रही है और हटा भी रही है, ऐसा हमारे को प्रिटेंड करवा रही है वो,
ठीक है, एनिमेशन। तो इससे क्या है, अब देखो एनिमेशन मेनली किस लिए यूज़ करते हैं हम? एनिमेशन का स्टार्टिंग में भी यही बताया, एनिमेशन इसलिए यूज़ करते हैं हम पेजेस के अंदर कि हमारा पेज अट्रैक्टिव लगे, ठीक है? अगर पेज ही अट्रैक्टिव नहीं लगे तो उस एनिमेशन का यूज़ करने का मतलब क्या है? अगर आपने कोई नॉर्मल सी वेबसाइट बना रखी है, उसमें कुछ एनिमेशन ही नहीं है, यूज़र्स को क्या अच्छा लगता है? यूज़र्स को ये अच्छा लगता है कि आपके वेबसाइट पे कुछ एनिमेशंस हैं। आप नॉर्मली एप्लीकेशन भी यूज़ करते होगे, अब जैसे आप आईफ़ोन यूज़ करो, आईफ़ोन ने अपनी अधिकतर एप्लीकेशंस पे ना ऐसा कर रखा है कि जैसे आप एंड्रॉयड में यूज़ करोगे ना एप्लीकेशंस को और आईफ़ोन में यूज़ करोगे कंपैरिज़न में, तो उसमें क्या होता है, जैसे देखोगे ना आपकी जैसे एक पिंटरेस्ट हो गया या गूगल फ़ोन हो गया, तो गूगल फ़ोन एंड्रॉयड में नॉर्मली खुलता है, कोई इतना ज़्यादा एनिमेट नहीं होता उतना, बट आईफ़ोन में क्या है वो बहुत एनिमेट होते हुए खुलता है। तो वहाँ पे क्या यूज़र को अच्छा लगता है, यार कितना अच्छा लग रहा है ये, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब एनिमेट होते हुए ऐसे खुल रहा है, तो मेरे पे यूनिकनेस तो एक ऐसा होता है ना, तो वो क्या लाता है आपके पेज में अट्रैक्टिवनेस लाता है, यूनिकनेस लाता है और एक अलग सी दिखती है वेबसाइट में। हाँ, अच्छा भी लगता है कि हाँ, कंटेंट भी सही से कर रखा है और इसने एनिमेशन भी लगा रखी है, तो कितना साफ-सुथरा लग रहा है काम। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती है उसमें, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। तो एओएस में हम देख सकते हैं, जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे यही सारे अलग-अलग टाइप के एनिमेशन है, फ्लिप वाली, अपराइट, ज़ूम इन, ज़ूम आउट, ठीक है? आपको एप्लीकेशन यहाँ पे मेनली इस पे यही मिलेगा कि अलग-अलग टाइप के। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो आप। अब मान के चलो जो आपने ऊपर एनिमेशन लगाई हो बहुत तेज़ आ रही हो, अब आप चाहते हो कि बहुत धीरे आए, तो आप ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हो। यहीं से उसको कॉपी करो, उसमें ड्यूरेशन चेंज कर लो अपने अकॉर्डिंग। आप 10 सेकंड चाहते हो 10 सेकंड धीरे आएगी। आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे, आपने मान के चलो एक पैराग्राफ लिया, उस पैराग्राफ में ये एनिमेशन लगाई। जैसे ही आपने 10 सेकंड डाला तो स्क्रॉल डाउन होने के 10 सेकंड बाद वो एनिमेशन वर्क करेगी। ठीक है? तो ये भी चीज़ होती है। तो देखो क्या होता है, एनिमेशन ऐसे वर्क करती है, तो एक अच्छा भी लगता है। अब हम ये चीज़ें आपको लग रहा होगा कि हाँ, बहुत टिपिकल है, टिपिकल नहीं है, हम प्रैक्टिकली भी करेंगे इस चीज़ को। हम प्रैक्टिकली करेंगे, इस चीज़ को देख लेंगे कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे-ऐसे वर्क करती है। तो आप इसको इतना वो मत लेना कि हाँ, हार्ड है, कुछ ही नहीं है, नॉर्मली सही है। ठीक है? तो देखो यहाँ पे और भी आ रही है एक एंकर प्लेसमेंट। अब एंकर प्लेसमेंट क्या होती है, कहाँ से उठता हुआ आया है वो, ठीक है? अब यहाँ पे आपको 2 टाइप में मिल जाएगी, एक तो डाउनलोड कर सकते हो नॉर्मली, एक वी ऑन किट। अब जितने भी डेवलपर्स होते हैं, जितने भी क्रिएटर्स होते हैं, ये डेवलपर्स होते हैं मेनली, वो क्या होता है अपना कोड ना गिट पे डालते हैं। गिट भी है ना क्लाउड ही है, ठीक है? जैसे आपने आपने आईफ़ोन में देखा होगा या नॉर्मली फ़ोन्स में देखा होगा, गूगल फ़ोटोज़ हो गए, अधिकतर सबके आजकल क्लाउड बेस यूज़ करते हैं। तो आपका गिट भी क्या है, क्लाउड ही है। बस उस क्लाउड पे क्या होता है, यूज़र्स अपना कोड डालते हैं, इसमें एक रिपॉजिटरी क्रिएट होती है, ठीक है? और उस रिपॉजिटरी पे आप पब्लिक प्राइवेट करके अपना कंटेंट, अगर प्राइवेट कर दिया तो आप तक ही सीमित है, पब्लिक कर दिया तो हर पर्सन उस कोड को गेट कर सकता है। तो हम गिट में घुसते नहीं, बट आपको मैं नॉर्मली बताता हूँ कि आप पूछोगे गिट क्या होता है, तो गिटहब ये होता है, ठीक है? कि गिट में ऐसे-ऐसे हम काम करते हैं। और नीचे आएँगे तो हमारे पास और वेरिएशंस भी इंस्टॉल करने की, जिसके अंदर यारिन है, एनपीएम है और बोरर। अब यार ये सारे क्या होते हैं, मान के चलिए आप रिएक्ट में काम करते हो या मान के चलिए आप ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम करते हो जिसका टर्मिनल पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता हो, आप ऐसी स्टैक में काम करते हो जिसका टर्मिनल में ज़्यादा यूज़ होता हो। तो ये सारी क्या होती है, टर्मिनल में आपको लाइब्रेरी कॉल करानी, टर्मिनल के थ्रू लाइब्रेरी कॉल करानी है आपको, बिना डाउनलोड करे या बिना फाइल का स्पेस बढ़ाए, सिर्फ टर्मिनल के थ्रू करवानी है, तो इसका यूज़ होता है। तो बाकी यहाँ पे सीडीएन सोर्सेज आ गए, सीडीएन मैंने आपको बता दिया क्या होती है, एंड यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन है एओएस का, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो एओएस में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस इतना सा होता है, ये ऑन स्कूल काम करती है लाइब्रेरी, और ये भी जेएस टाइप की एक लाइब्रेरी होती है। अब हम आ जाते हैं वाओ पे। देखो वाओ जेएस सर्च करते हैं तो ये आगे सबसे पहली वेबसाइट वाओ जेएस रिवील एनिमेशन मैन स्क्रोलिंग। अब देखो वाओ जेएस भी क्या है, एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट की तरह, वो जावास्क्रिप्ट में इसका कोड लिखा हुआ है, ये भी एक लाइब्रेरी है ना? बस इसका अंतर इतना सा है कि ये ऑन रिलोड पे काम करती है। आपने जैसे रिलोड करा तो देखो ये एनिमेशन वर्क कर रही है। अब मैं जैसे स्क्रॉल करता जाऊंगा वैसे वैसे एनिमेशन वो दिखाता जाएगा मुझे, और वो एनिमेशन आके यहीं पॉज हो जाएगी। अब मैं जैसे वापस स्क्रॉल बैक करूंगा तो कोई एनिमेशन वर्क नहीं करेगी, ठीक है? तो कोई एनिमेशन वर्क नहीं करेगी। अब एएस में ऐसा नहीं होता। एएस में क्या है, हम स्क्रॉल अप भी करें, स्क्रॉल बैक भी करें तो एनिमेशन वर्क करती हुई हमारे को दिखेगी। ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे तब आपको अंतर नॉर्मली समझ आ जाएगा दोनों में क्या कैसे क्या-क्या होता है। तो वाओ में ये चीज़ होती है। वाओ में भी कुछ नहीं होता, वाओ का डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। वाओ में क्या होता है, हाउ टू यूज़ आओगे आप, तो हाउ टू यूज़ में ना आपको डॉक्यूमेंटेशन में स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि कैसे-कैसे आपको क्या-क्या चीज़ें लगानी है, ठीक है? यहाँ सीक्वेंस दे रखी है, स्क्रिप्ट ये लग जाएगी। अब देखो इसमें ना क्या होता है, अब जिस क्रिएटर है जिसका जिसका क्रिएटर है
उसने क्या है मेनली जब जो अपने जावास्क्रिप्ट को फंक्शन बना रखा है ना, जो कोड बना रखा है उस सीडीएन के अंदर, उसने मेनली इसमें सेलेक्टर जो लिया है वो क्लास लिया है। तो इतना हेटिक नहीं पड़ेगा आपके लिए कि आपको क्लास में ही बस उस कोड को क्लासेस को कॉपी पेस्ट करना है, देन वो एनिमेशन वर्क कर जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मली स्टेप बाय स्टेप बता ही रखा है, एडवांस ऑप्शन और बता रखा है अगर आपको यूज़ करने हो, कि आपको ड्यूरेशन सेट करना हो इसके अंदर, कि डेटा ड्यूरेशन सेट करना हो 2 सेकंड से ले आए, और ड्यूरेशन ये अब देखो डिले और ड्यूरेशन में क्या अंतर होता है मैं ये बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारे जीएसएफ में भी काम आएगा और इसमें भी देख लो। ड्यूरेशन और डिले में अंतर ये होता है कि मान के चलो आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, ठीक है, बाय बाइक। ठीक है, अब आपने देखा गूगल मैप पे कि आपको कितना टाइम लगेगा, क्या-क्या रास्ता है, तो गूगल मैप एक एस्टिमेट टाइम बताता है आपको 2 घंटे लगेंगे। बट आपने 2 घंटे नहीं सोच के भी सोचा 2.5 घंटे लगेंगे आपको जाने में। ठीक है, तो जयपुर से दिल्ली जाने तक जो टाइम लग रहा है 2.5 घंटे का, 2.5 आवर का जो टाइम लग रहा है, वो तो हो गया आपका ड्यूरेशन। ड्यूरेशन इन द सेंस यही हो गया ना कि मेरे को जयपुर से दिल्ली जाने में इतना टाइम लगेगा, तो ड्यूरेशन हो गया, क्या मुझे इतना टाइम लगेगा। ठीक है ना? अब मैं वो लिख लूँगा 5 बजे। 5 बजे निकलूँगा तो मैं 8:30 नहीं 7:30 अराउंड में पहुँच जाऊँगा। 2.5 घंटे तो लग रहे हैं, तो 7:30 अराउंड में पहुँच जाऊँगा लगभग। ठीक है? अगर मैं 5 बजे निकलता हूँ और 7:30 अराउंड पहुँच जाऊँ, और अभी बज रहे 3, ठीक है? मैं निकलूँगा 5 बजे, तब मैं पहुँचूँगा 7:30। तो 3 से जो 5 के बीच का टाइम है, वो हो गया आपका डिले। मतलब आप इतने बजे निकलोगे, है ना? आप चाहे तो 3 बजे भी निकल सकते थे, पर नहीं, आपने एक टाइम फिक्स डिसाइड कर रखा है कि हाँ 5 बजे निकलूँगा। तो डिले का मतलब ऐसा हो जाता है कि डिले ऐसे वर्क करता है कि आप इतने लेट निकलोगे। ठीक है? इसको एक और एग्ज़ाम्पल में लेते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल में ऐसे ले लो कि मान के चलो आपकी बस है, ठीक है? 11 बजे की बस है, ठीक है? और आप उससे ना अहमदाबाद जा रहे हो, तो आपको कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे लगेंगे उस बस से। मैं ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ, अब कमेंट सेक्शन में ये बोलेंगे कि जयपुर से अहमदाबाद जाने में 3.5 घंटे का लगता है, तो वो कोई बात नहीं, मैं आपको एक नॉर्मली एग्ज़ाम्पल समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जयपुर से अहमदाबाद जाने में आपको 3 घंटे लगेंगे, ठीक है? 3 या साढ़े 3 घंटे लगेंगे, ये मान लिया, ठीक है? मेरी बस कितनी बजे की? 11 बजे की। अगर साढ़े 3 घंटे का मैं लगाऊँ तो 11, 12, 1, तो 1 डेढ़ बजे तक या 2 डेढ़ 2 बजे तक आप पहुँच जाओगे अहमदाबाद, ऐसा लगा है। तो 11 बजे से डेढ़ बजे के जो बीच का टाइम है, वो आ गया आपका ड्यूरेशन। क्लियर? अब ये चीज़ आपने सोची सुबह 9 बजे, जब आप सुबह 9 बजे आपकी टिकट बुक कर दें, तब ये आपने चीज़ सोची। तो 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच का जो टाइम है, वो होगा आपका डिले। चाहे तो आप 9 बजे की तो कर सकते थे बुक, आपने नहीं करी। तो डिले ड्यूरेशन में अंतर ये इतना सा होता है कि ड्यूरेशन वो होता है कि आपका टाइम हो गया कि कितने टाइम में आप चीज़ को कवर करोगे, और डिले कि आप कितनी लेट वो चीज़ वर्क करेगी। ठीक है? ड्यूरेशन तो ये हो गया, ड्यूरेशन का मतलब ये हो गया कि आप जो चीज़ को कर रहे हो, है ना? उसमें कितना टाइम लगेगा, और डिले में ये हो गया कि कितना लेट वो जो काम कर रहे हो, वो शुरू होगा। सिंपल सा है कि देखो, अगर इसमें हम एनिमेशन लगा रहे हैं, जैसे इसमें स्लाइड इन लेफ्ट लिखा था, स्लाइड लेफ्ट से स्लाइड होगा, ठीक है? साइड से लेफ्ट होगा। अब कितना होगा? ड्यूरेशन 2 सेकंड में होगा, मतलब 2 सेकंड वो चलने में लगाएगा। पर चलने में तो 2 सेकंड लगाएगा, पर 5 सेकंड लेट चालू होगा। इतना सा अंतर होता है ड्यूरेशन और डिले में। ये आगे जिस ऐप में भी आएगी, अगर अभी नहीं आया तो कोई नहीं, हल्का बहुत समझ लो, आगे जिस ऐप में भी ये चीज़ समझाऊँगा कि जिस ऐप में भी आपका डेली और ड्यूरेशन का काम आएगा, तो वहाँ पे भी समझाऊँगा, तो वहाँ पे भी आप समझ लेना कि ड्यूरेशन क्या होता है, ठीक है? वहाँ पे भी चीज़ समझाऊँगा कि ड्यूरेशन डिले में क्या अंतर होता है, ठीक है? बाकी यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ अगर सेटिंग वगैरह चेंज करनी हो तो आप वो भी चीज़ कर सकते हो। तो ये अपना वाओ.जेएस का डॉक्यूमेंटेशन हो गया। अब आगे आता है हम ईओएस पे, जो हमने देख ली, बट अब आएंगे हम जीसैप पे। सबसे पहले जीसैप लिखा हमने, जीसैप लिख दी, सबसे पहले आएंगे होम पेज पे। तो ये है जीसैप की वेबसाइट, जिसपे आपको लिखा आएगा एनिमेट एनीथिंग करके, कैसे बड़ा बड़ा आएगा, और फिर यहाँ लिखा है जीसैप अ वाइडली रोबस्ट जावास्क्रिप्ट एनिमेशन लाइब्रेरी बिल्ड फॉर प्रोफेशनल। अब आप ये कहोगे कि जावास्क्रिप्ट की ये तो प्रोफेशनल लाइब्रेरी है, एओएस प्रोफेशनल नहीं, ये भी प्रोफेशनल है। बस अंतर देखो क्या होता है मेरे भाई, इतना सा अंतर होता है इसमें कि जीसैप में क्या होता है, हमारे को खुद से लिखना पड़ता है, ठीक है? वाओ और एओएस में देखा हमने कि हमारे को सिर्फ कॉपी करनी पड़ती है। अगर क्लास है तो क्लास कॉपी करनी पड़ेगी, उसमें डेटा एओएस है तो वो कॉपी करके बस हमारे को हमारे एचटीएमएल एलिमेंट्स में डालना है,
ठीक है? पर जीसैप में क्या होता है, जीसैप में आपने अब एक बार सी ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ सीडीएन लिंक कर दिया, इसमें भी कॉपी पेस्ट तो करना ही। आपने सीडीएन लिंक करी, सीडीएन लिंक करने के बाद आपको खुद से लिखना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है? इसमें कोई हेडिंग नहीं पड़ता, कोई इतना हार्ड नहीं पड़ता कि कुछ ज़्यादा हार्ड पड़ेगा, नहीं। आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एक तो एचटीएमएल सीएसएस की, ठीक है? और आगे चल के हम इसमें जब और पार्ट सीखेंगे, उसमें आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहिए जावास्क्रिप्ट की, जिसके अंदर आपको जेक्वेरी आती हो तो बहुत बढ़िया है, तो फिर आपको आ जाएगा। कोई नहीं होता, मेनली बस कुछ फंक्शंस होते हैं, वो समझने की आती है बस, ठीक है? तो इतना सही होता है जीसैप का। GSAP allows you to effortlessly animate anything JS can touch। वही चीज़ आगे GSAP इसलिए यूज़ होता है कि कुछ भी चीज़ को हम एनिमेट कर सकें, जहाँ तक जावास्क्रिप्ट उसको टच कर सकता है एनिमेट करने के लिए। डिलीवरिंग स्किली स्मूथ परफॉर्मेंस एंड अनमैच्ड सपोर्ट सो यू कैन फोकस ऑन दी फन स्टफ, ठीक है? वही चीज़ मतलब नॉर्मली आप कुछ अच्छा सा स्मूथ सा परफॉर्मेंस दिखा रहे हो एनिमेट करता हुआ, तो यूज़र को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा वो देखने में। ठीक है? तो ये देख जैसे जो कित इस पे एनिमेशन लगती है। अब देखो इसमें ना आप हर तरह की एनिमेशन लगा सकते हो। ऑन रिलोड हो गई, आपकी ऑन स्क्रॉल हो गई, नॉर्मल हो गई, इनफाइनाइट हो गई, हर तरह की अपन इसमें लगा सकते हैं। कोई पर्टिकुलर बेस नहीं है कि हाँ यही लगा है, ठीक है? देखो जैसे ये स्क्रॉल पे लगा रहे हो, देखो इसमें हम और भी लगा जैसे बता रखा है ना, यहाँ पे स्क्रॉल पे लगा सकते हैं, टर्न स्क्रॉलिंग इनटू स्मूथ स्टोरी लाइन, एसवीजी पे लगा सकते हैं हम, टेक्स्ट पे लगा सकते हैं हम, ठीक है? यूआई इंटरेक्शंस पे लगा सकते हैं, मतलब हमारे को यूआई के जो एलिमेंट्स है वो अलग से इंटरेक्ट करते हुए दिखाने हैं, अलग से उभरते हुए दिखाने हैं, अट्रैक्टिव से दिखाना है, तो वो सब कर सकते हैं हम इसमें। तो नॉर्मली जीसैप में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है? और जीसैप से क्या होता है, जीसैप में हमारे को खुद से वर्क करना पड़ता है मेनली। तो जीसैप में हम खुद में वर्क करते हैं ना, तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है? और इसमें क्या हम नई-नई चीज़ें भी सीखते हैं, और ये भी क्या है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ये सारी क्या है जावास्क्रिप्ट की मेनली लाइब्रेरी है, ठीक है? तो हम अब हमने ये तो देख लिया कि जीसैप किस लिए यूज़ होता है, जीसैप में क्या है, वाओ किस लिए यूज़ होता है, वाओ में क्या है, और एएस कैसे यूज़ होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें, हम तीनों के यूजेस भी देख लिए, कैसे यूज़ करेंगे ये भी जान लिया, है ना? प्रैक्टिकली नहीं जाना, थ्योरेटिकली जान लिया। थ्योरेटिकली जान लिया हमने कि कैसे यूज़ होंगे, प्रैक्टिकली भी जानेंगे पर स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, ठीक है? तो आगे क्लास में हम यही देखेंगे कि एएस कैसे यूज़ करना है। अब अगली वाली क्लास जो हम देखेंगे उसमें ये देखेंगे कि एएस को कैसे यूज़ करेंगे हमारे वेब पेज पे। फिर देन हम वाओ पे आएँगे, फिर हम जीसैप पे आएँगे। हम स्टेप बाय स्टेप तीनों एनिमेशंस को देखेंगे। वाओ और जो एओएस है बहुत शॉर्ट है, तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, बट जीसैप में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जीसैप के अंदर आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो और अट्रैक्टिव लगेगी एनिमेशन में यूज़ करने के लिए, ठीक है? तो हम वो भी देखेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसे ही और एनिमेटेड की वीडियोज़ हम लाएँगे, जिसके अंदर हमारे जीसैप से रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल आएँगे, ठीक है? एनिमेशन से रिलेटेड ट्यूटोरियल आएँगे, जिसके अंदर जीसैप मेनली इंक्लूड होगा, और भी सारी चीज़ें इंक्लूड होगी एनिमेशन से, जैसे हम वाओ आएगा, एओएस का ट्यूटोरियल डालेंगे, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिसमें हम एनिमेशन से रिलेटेड और ट्यूटोरियल आ रहे हैं, जिसमें अपने जीसैप का पूरा कोर्स आ जाएगा कि जीसैप कैसे यूज़ करते हैं, वाओ कैसे यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है? थैंक यू।